Hello everyone. Good morning dear students and friends. Welcome once again to SSCT Point. मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स के और जियोग्राफी के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस लेके आता रहता हूँ। एसएससी के पैरेलल, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का दे रहे हो, एमटीएस का दे रहे हो, या आप किसी भी बैंकिंग की तैयारी करो, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स काम आता है। इसके साथ साथ आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सभी चीज़ों में जो आपका जीएस का सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की अपनी एक अलग भूमिका है, और उसको मैं आपको अच्छे तरीके से वो काम आपका मैं आसान कर पाऊँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसको मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। एसएससी टी पॉइंट आपके परिवार की तरह है, जुड़े रहिए इससे। जिससे जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, अपने दोस्तों को जोड़िए, एक बड़ी फैमिली बनाते हैं और मिल के साथ चलते हैं, मिल के कुछ रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, आपकी और हमारी ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आज जो आप पढ़ने वाले हैं टॉपिक इकोनॉमिक्स का, अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का है। इसमें आज मैं आपको इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स बताऊंगा। इस 30 से 40 मिनट की वीडियो में आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। इसके बाद आपको कभी इन्फ्लेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपके माइंड में कई सारे सवाल रहते हैं। हर जगह कहा जाता है इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, तो कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, क्या असर होता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन आने के कारण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। और उसके बाद इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको ज़्यादा तंग करने वाले नहीं हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आते हैं आज आपका टॉपिक, जिसे आप कहते हैं इन्फ्लेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है भाई? इस टॉपिक का नाम हमारा इन्फ्लेशन है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि क्या करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्या काम है। इन्फ्लेशन को बेसिकली आप महंगाई के, एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आप कहते क्या है, एक तरह से एक शब्द यूज़ करते हैं, आप कहते हैं महंगाई। हालांकि महंगाई का डायरेक्ट इससे को डायरेक्ट इसी टर्म में यूज़ करने से बेटर है कि हम थोड़े से और टर्म्स का यूज़ करें, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। तो चलिए, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे। सबसे पहली बात आती है कि किसी भी चीज़ की परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो सकती है, कैसे उसको परिभाषित किया जाए, या उसकी डेफिनेशन कैसे, डिफाइन कैसे करें। जितना अच्छा अगर हम डिफाइन करेंगे उतनी ही अच्छी बात होगी कि हम इन्फ्लेशन को अच्छे तरह से समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। Inflation is a quantitative measure of the rate at which the average price level of a basket of selected goods and services in an economy increases over some period of time। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पे, एक चीज पीरियड ऑफ टाइम। क्या वर्ड आया? पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी एक समय में, मतलब हम क्या करते हैं, एक कंफर्म टाइम लेते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड होना चाहिए। जब भी आपको इन्फ्लेशन मेजर करना हो तो आपको एक निश्चित टाइम पीरियड या आपको कोई बेस ईयर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बेस ईयर। कि भाई हम 2011-12 की तुलना में इन्फ्लेशन का रेट निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन लगभग में उतार चढ़ाव में रहता है। कीमतें, मतलब आप कह सकते हैं कीमतों में उछाल, कीमतों में गिरावट किसी भी चीज की। यहाँ पे भाई हम कीमत, क्या भाई, कहीं ना कहीं किसी भी चीज की कीमत, प्राइस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, उसके मूल्यों के बारे में बात करेंगे। तो कीमतों में उछाल, उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो इस कीमतों के उतार चढ़ाव को ही इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, घट गया। तो इसका मतलब, पूरी लाइन का मतलब समझिए, इन्फ्लेशन एक क्वांटिटी मेजरमेंट है। क्वांटिटी जहां पे मात्रा का मेजर किया जाता है, क्वालिटी नहीं। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, ठीक है। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। हम यहाँ गुणवत्ता मेजर नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी मेजर नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन को क्वालिटी टूल मत समझ लीजिएगा। क्वालिटी टूल अलग होती है। क्वालिटी टूल में कई सारी चीजें वर्क नहीं करती। जब आप क्वालिटी की डिमांड करते हैं तो फिर पैसे का मुंह आप नहीं देख सकते बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है। ये क्वांटिटी मेजरमेंट है ऑफ अ रेट विच एन एवरेज प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट सेलेक्टेड। मान लीजिए भाई कि कुछ फिक्स एक डेली नीड्स की चीजें हैं भाई, जो बास्केट में हमने खरीद के रखी हैं, हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है। और इन एन इकोनॉमी इंक्रीज ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लीजिए पहले ये 100 रुपीज का मिल जाता था बास्केट, और आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पता चला ये 150 रुपीज का हो गया है। तो भाई ये क्या है? इन्फ्लेशन है। ये क्या है? इन्फ्लेशन है। क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज थे, अगर आपने शायद कल की प्रीवियस क्लास अटेंड की हो, तो मैं नेशनल इनकम पढ़ा रहा था। नेशनल इनकम की क्लास अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पे मैंने दिखाया था कि
रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फर्क, तो जिसमें पता चला था कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में देखते हुए देखा जाता है कि रियलिटी में क्या है। तो वहां पे क्या पता चला था कि गुड्स और सर्विस में जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, अगर मान लीजिए 4 से 5 पीस ही आप खरीदते हैं तो ये पीसेस 4 से 5 ही हैं। पहले ये 100 में मिलती थी 5 पीस और अभी 150 में मिलती है। समझ में आए? जैसे किसी पेन का रेट पहले 10 रुपए था एक पेन का, और आज उसका रेट 20 रुपए है 10 सालों के गैप में, 10 ईयर के गैप में। तो क्या हुआ है? क्या आपने पेन की क्वांटिटी बढ़ाई है? नहीं, आपने पेन की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई बट रेट बढ़ गया। इसी को तो हमने कहा इन्फ्लेशन। इसी को क्या कहा? इन्फ्लेशन। मतलब कीमतों में वृद्धि, कीमतों में तेजी। कीमत में तेजी होना अपने आप में इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, जब भी कीमत में तेजी आती है तो उसे आप क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा और समझते हैं इसमें। फिर लिखा है, it is too much money chasing too few goods is that price are rising because people have excess money. Demand for goods and services exceed the available supply. अब समझिए क्या है इन्फ्लेशन। कब होता है? कीमतों में तेजी के साथ साथ, कीमत में तेजी कब आती है? किसी भी चीज की प्राइस कब बढ़ती है? दो है, या तो उसकी डिमांड बढ़ जाए, क्या बन जाए? उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, या तो उसकी सप्लाई में शॉर्टेज आ जाए, उसकी सप्लाई में शॉर्टेज आ जाए। अगर भाई सप्लाई शॉर्टेज है तो भी अच्छा, सप्लाई में शॉर्टेज होने का मतलब क्या है कि सप्लाई में शॉर्टेज है फिर भी आप डिमांड बढ़ा ही रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी कीमतों में उछाल आएगा। फिर से समझिए क्या लिखा है, इट इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स एंड प्राइस आर राइजिंग बिकॉज पीपल हैव एक्सेस मनी। ठीक है, अब मान लीजिए इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसे ज्यादा हो, लोगों के पास क्या हो? पैसे ज्यादा हो। आप देखिए इन्फ्लेशन कैसे वर्क करता है कई तरीके से। आपके पास पैसे ज्यादा है, मैं एक शॉप पे गया, ठीक है, 50 रुपए की कोई चीज है, लेकिन ये थोड़ी शॉर्टेज में है। ये क्या है? थोड़ी शॉर्टेज में है, या इसका लिमिटेड प्रोडक्शन है। डिमांड इसकी मान लीजिए भाई, जैसे कि जब त्योहार व्रत का महीना आता है नवरात्रि का, उस टाइम इंडिया में लोग व्रत ज्यादा रहते हैं, तो व्रत में फलाहार खाया जाता है। तो फलाहारी चीजों में फलों की डिमांड बढ़ जाती है। तो फलों की डिमांड बढ़ने से क्या होता है? उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाती है, फिर भी लोग खरीदते हैं, मतलब उनके पास पैसा है। ठीक है, तो अब 50 रुपए की चीज है और खरीदने वाले 5 लोग पहुंच गए। अब लगभग ये पांचों जो पहुंचे, इनकी अफोर्डेबिलिटी है कि ये 50 रुपए दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, तभी तो खरीदने गए उसको। लेकिन शॉर्टेज की रीजन से ये 3 पीस है। तो दुकानदार ने कहा कि भाई नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं 60 रुपए में बेचूंगा, जो ले पाएगा। अब इसमें से जिसकी कैपेसिटी 60 रुपए होगी वो 60 पे ले लेगा। हो सकता है किसी की कैपेसिटी 100 रुपीज तक की हो, तो वो बिल्कुल नहीं सोचेगा, वो तीनों उठा के लेके चला जाएगा। तो इससे क्या हुआ? जो चीज 50 में मिलनी चाहिए थी, उसकी करंट प्राइस 50 रुपए ही है, आप उसे 60 रुपए में देके आ रहे हैं। मतलब आपने उसकी कीमत बढ़ा दी। इस तरह के केसेस को बेसिकली क्या कहते हैं? हम कहते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। तो प्राइसेस आर राइजिंग बिकॉज पीपल हैव एक्सेस मनी। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप किसी भी चीज को पे करने में ज्यादा हिचकोगे नहीं, कहोगे अच्छा 10 का है, चलो मैं 15 रुपए देता हूं, मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। तो जब आप मार्केट में पैसे का फ्लो, और पैसे की कमी कब नहीं होती? जब मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो। जैसे भाई लोगों को सैलरी में 20 से 30 तक का हाइक, 20 से 30% का हाइक मिल जाए। अब किसी को 30% हाइक मिल जाए तो एक दिन के लिए तो रेस्टोरेंट में महंगा खाना खाने से नहीं हिचकेगा। इसी तरीके से क्या होता है, क्योंकि अगर मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है तो आप क्या करते हैं? आप इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा देते हैं। फिर सरकार क्या करती है? टैक्सेस बढ़ा देती है, कहती है टैक्स बढ़ाओ, पैसा हमारे पास लो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डाल लो, तुम कीमतें बढ़ा दे रहे हो तो तुम्हारे पास, लेकिन सबके पास तो पैसा नहीं है। गरीब जनता क्या करेगी? गरीब जनता इस इन्फ्लेशन की मार नहीं झेल पाएगी। तो इकोनॉमी में बैलेंस चाहिए। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। इट इज गुड फॉर इकोनॉमी इफ देर इज इन्फ्लेशन एटलीस्ट, मतलब 2 से 3, 3 से 4% का इन्फ्लेशन इज ओके, बिकॉज सब, इसका मतलब है कि सबके पास मनी तो है जेब में, लोगों के पास पैसे हैं, तभी तो अफोर्ड कर रहे हैं, लोगों के पास अर्निंग आ रही है, तभी तो ये है। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन 10 से 12% पहुंच गया तो फिर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल, लगभग में मिडिल क्लास की जेब पे, इंडिया में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है ना, तो मिडिल क्लास की जेबों पे भारी असर पड़ेगा, लोअर क्लास की जेबों पे भारी असर पड़ेगा, क्योंकि बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं उसकी कीमतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं।
अगर बेसिक नीड की चीज़ें की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे आटा, दाल, चीनी वगैरह, अगर ये बहुत ज़्यादा महंगाई में हो गए, जैसे टमाटर की आजकल बात की जाती है, तो टमाटर पे राजनीति बहुत तेज चल रही है। इसके जो भी रीजन हो, उसका शॉर्टेज हो, प्रोडक्शन कम हुआ हो, तभी तो और फिर भी पब्लिक डिमांड कर रही है, सप्लाई का शॉर्टेज है, तो कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, हालांकि टमाटर क्या है, रिप्लेसेबल है, उसको खाइए या ना खाइए, उससे आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा न्यूट्रिशंस में। मतलब 1-2 महीने ना खाओ तो ऐसा नहीं कि इंसान की डेथ हो जाएगी, इट इज़ ओके। तो इंसान क्या करता है भाई, जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है उसको अलग चीज़ से रिप्लेस करता है। भाई ग्रेवी में थोड़ी दही डाल देगा, दही तो उतनी महंगी नहीं है ना, तो खट्टापन ही चाहिए, तो अलग अलग तरीक़ों से उसको रिप्लेस किया जाता है। कहीं पर टोमेटो प्यूरी आती है, टोमेटो प्यूरी भाई टमाटर से सस्ती पड़ती है, और उसका सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी बनाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से रिप्लेसमेंट ढूंढ ली जाती है। पब्लिक है, पब्लिक अपने बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट तो ढूंढेगी ही ढूंढेगी। आगे आते हैं और समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है भाई, कारण क्या है, अगर क्या कारण है कि इन्फ्लेशन आता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें पहला टाइप में आप देखिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब जब आप किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा करते हैं, किसी भी चीज की मांग ज्यादा हो, मांग बहुत ज्यादा कर दी जाए, तो इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड के रीजन से इन्फ्लेशन आ गया। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि, क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। अगर जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा है तो सीधी बात है जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है मतलब क्या, न्यू बॉर्न बेबी बढ़ रहा है, न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, छोटे बच्चे। इसी के साथ साथ इसका मतलब पेरेंट्स भी नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ सिंगल पर्सन एंड बीइंग अ कपल एंड, पहले आप सिंगल हैं फिर आप शादीशुदा होते हैं, आपके खर्चे थोड़े बढ़ते हैं, चलिए, लेकिन जब आप पेरेंट हो जाते हैं तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अपने माता पिता से पूछेगा, तो माता पिता का होना, क्योंकि एक पॉपुलेशन में क्या है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है, पॉपुलेशन क्या है, एक तरह का कॉम्पोजिशन है। तो पॉपुलेशन में किस तरह का कॉम्पोजिशन है ये बड़ा मायने रखता है, कि जो पॉपुलेशन आपकी है इसका कॉम्पोजिशन क्या है। अगर मान लीजिए आपकी जो भारत की जनसंख्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, यंग एज के लोग हैं, जो कि बिलो 25 ईयर है, क्या है, बिलो 25 है। अब आप सोचिए, तो इंडिया में किस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ेगी, जो यंग लोग प्रेफर करते हैं, यंग प्रेफरेंस, ठीक है, इनको जो पसंद है, इनकी पसंद और की चीजें, या जो जिस चीजों की डिमांड ये करते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, पहनने के शौक, मोबाइल का शौक, अलग अलग एसेसरीज का शौक, आजकल सारे युवाओं को है। इसका मतलब क्या है कि सारे युवा जो चीजें पसंद करते हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी। और फिर क्या है, हमारे यहाँ ओल्ड एज कम है, लेकिन चाइना और जापान में थोड़े से ज्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की आपकी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है, उनसे रिलेटेड गुड्स, अब बुजुर्ग लोगों के लिए यूज करने वाली चीजें अलग है, उनको दवाएं चाहिए, उनको थोड़ा सा टेक केयर चाहिए, उनके खान पान का तरीका अलग है। न्यू बॉर्न बेबी की मेडिसिन, उनको लगने वाले टीके, उनको पहनने वाले कपड़े, आजकल उनका बर्थडे, 1 मंथ बर्थडे, 6 मंथ बर्थडे, आप जानते हैं ना आजकल, मतलब पेरेंट्स आर ओवर ब्लेमिंग होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमारा बर्थडे नहीं मनाया, मुझे याद ही नहीं हमारा बर्थडे कब मनाया है, नहीं, हमारे पेरेंट्स बर्थडे नहीं मनाते, वो कंसेप्ट ही खत्म है पूरे खानदान में, आई डोंट नो व्हाई। और अभी मैं देखता हूं तो ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि जिस तरह की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बढ़ेगी, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, उतनी आप चीजों की डिमांड करेंगे। जितने ज्यादा शौक आप लाते हैं उतनी ही चीजें मार्केट में क्रिएट, ये अच्छी बात है। अगर आप शौक नहीं पालेंगे तो मार्केट में आप डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं वो बेचारे क्या करेंगे। आजकल देखिए ना, सर्विस सेक्टर में कितनी सारी सर्विसेज मिलती हैं आपको, तो आपको जो चाहिए लगभग में मिल जाता है यार। बस लोग खोजते हैं कि पब्लिक की जरूरत क्या है और फिर उस तरह का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। लोग बैठे हुए हैं इसके लिए मार्केट एनालिसिस करके। तो इस तरह से आपको क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से, जनसंख्या में वृद्धि बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये एक तरह का डिमांड है, ठीक है। कॉजेज में ऐसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, उसमें लिखा रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपको उसको आंसर कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, ठीक है। अगर आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाए, आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाए, अगर आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाए, मतलब खरीदने की क्षमता कब बढ़ेगी, जब आपकी कमाई, अर्निंग ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी, तो आप भाई क्या करेंगे, आप ज्यादा खरीदेंगे। अब जब आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे भाई। जो चीज, मतलब कहते नहीं कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग खा खा के
बहुत हेल्दी हो जाते हैं, हालांकि वो अपने पैसे का खाते हैं, उसमें मेरा कमेंट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, जिस चीज का कंजप्शन वो ज्यादा करते हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट करें, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे। अगर सभी लोगों को चटपटा या अनहेल्दी फूड, जैसे फास्ट फूड खाने की आदत पड़ गई है, तो फास्ट फूड की डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में है, तो उससे रिलेटेड फास्ट फूड धीरे धीरे महंगा होगा, उससे बनने वाली चीजें महंगी होंगी। अगर वो रेट नहीं बढ़ा रहा है, आपको 4 सालों से सेम रेट पे खिला रहा है, तो वो कैसे मेंटेन कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने क्वालिटी डिग्रेड की है। अगर क्वालिटी मेंटेन करेगा तो फिर पैसे बढ़ जाएंगे। जैसे आप मैकडी वगैरह में जाते हैं या डोमिनोज वगैरह में, जहां पे भी जाते हैं आप, जिस तरह की भी चीजों में जाते हैं, यहाँ मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका नहीं है, तो आपको क्या मिलता है वहां पे पैसे, आप देखते हैं कि रेट टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, ठीक है, तो उस तरह से चीजें हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है फिजिकल पॉलिसी का, अगर आपने फिजिकल पॉलिसी का वीडियो देख लिया है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों शब्दों में कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही होगी, और आ रही है तो आपने वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको समझा देता हूं। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, समझिए। यहां पे जो सरकार है, जो हमारी सरकार है, वो क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक की सेवा में जो भी उसके क्षेत्र हैं उसमें क्या करती है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर से रोड बनाना, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाना। तो जब ये क्या होता है, जब इनको बनाया जाता है, इनका कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें क्या लगते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो कंपनी एम्प्लॉय हायर करेगी, इंजीनियर हायर करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, और गवर्नमेंट उसको, कंपनी को पैसा देगी, और कंपनी उस पैसे से पैसे परचेज करेगी सारा। तो इससे क्या बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास क्या आएगी, सैलरी आएगी। सैलरी आएगी तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे। तो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक सिंगल वर्ड से आप समझ लीजिए इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये पूरी साइकिल फॉलो होती है। एक जगह से पैसा रिलीज होता है, दूसरे के पास जाता है, दूसरे से पैसा रिलीज होता है, तीसरे के पास जाता है, और ऐसे मार्केट में सबके पास पैसा आ जाता है। और जब सबके पास ज्यादा पैसा आ गया तो लोग क्या करेंगे, चीजों, कम चीजों की रेट की चीजों की भी डिमांड इतनी बढ़ा देंगे कि वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन में पहुंच जाएगा, उसके दाम अचानक बढ़ जाएंगे। आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसे कहा जाता है, एक तरह से घाटे का बजट वगैरह के टर्म में यूज किया जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या थी, मैं आपको समझा दूं भाई, घाटे का बजट। आप कहेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार जब क्या करती है, सरकार थोड़ा सा डिफ्लेशन का केस होता है, डिफ्लेशन का अगर केस हो, मंदी का दौर हो, क्या हो, आप कहेंगे कि मंदी का दौर हो, तो सरकार क्या करती है, बाहर से बोरोइंग करती है। क्या करती है, बोरोइंग्स करती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग वैसे तो ये कहा जाता है कि आरबीआई के अगेंस्ट सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आरबीआई से लोन ले लेना, ऐसे के साथ साथ बोरोइंग्स होती हैं, चाहे वो आरबीआई से ले ले भाई, आरबीआई से लेगी तो इंटरनल डेप्ट हो जाएगा, या सरकार ने वर्ल्ड बैंक से पैसा उठा लिया, कहीं से पैसा उठाया विथ ऑन हैवी इंटरेस्ट, और उसको उठा के गवर्नमेंट ने ये पब्लिक एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर दिया, या आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। तो इन सभी में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, पैसे का फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं से पैसा उठा के जब आप बाजार में लगा रहे हो, जैसे कि मुझे कोई स्टार्टअप शुरू करना है, मैंने बैंक से पैसा लिया, ऐसे समझिए, बैंक से पैसा लिया आपने, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आपने वो पैसा लिया तो आपने पहले अपना ऑफिस बनाया, ऑफिस बनाने में जितने वर्कर्स काम किए उनको सैलरी दी, पैसा दिया, जो लगा लैंड का रिक्वायरमेंट, रूम का भाड़ा सब दिया, एम्प्लॉय और किए, उसको पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, भले आपने कर्ज लिया लेकिन आपने मार्केट में पैसा लेके फ्लो कर दिया, मार्केट में फ्लो हो गया पैसा, तो उसको मंथ की सैलरी मिल रही है, उसको मंथ की सैलरी मिल रही है, तो उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। अब वो अपने जो एक्सपेंसेस का तरीका था, पहले 10,000 पाता था, आपकी कंपनी में जॉब करके 50,000 पा रहा है, तो 50,000 में उसकी 5 गुना सैलरी बढ़ी, तो अपने खर्चे को तो 2-3 गुना वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जैसे वो अपने खर्चों को बढ़ाएगा, वैसे क्या होगा, फिर से वो इन्फ्लेशन को पुश कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या है सर जी, सर ये सारे के सारे हमारे अपने आप में एक तरह के इन्फ्लेशन को पुल करने वाले फैक्ट्स हैं। सब क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को पुल कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आगे क्या है भाई इन्फ्लेशन को के लिए और क्या पॉसिबल है, तो हम कहेंगे सर इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स दिए हैं, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। ये तो डिमांड पुल ऑफ इन्फ्लेशन था कि डिमांड जब आप बढ़ाते हैं तो कैसे मांग बढ़ाने से, और मांग बढ़ाने के कई कारण होते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए,
पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, परचेजिंग पावर बढ़ जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार की पॉलिसियां, याद रखिएगा कि हमेशा इन्फ्लेशन पे सरकार की पॉलिसियां बहुत काम आती हैं। और आपने ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग देखा, ये कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसीज है। क्या है? सरकार की पॉलिसीज है। ये डेफिसिट फाइनेंस गवर्नमेंट स्कीम है। क्या है? गवर्नमेंट स्कीम में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझिएगा। ये इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट में आती है। फिर ब्लैक मनी जनरेटिंग अ पैरेलल इकोनॉमी। जी हाँ, काला धन। अब सीधी बात समझिए यार, ये क्या है? आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया। जब आप टैक्स नहीं देते हैं, जिस इनकम पे आप टैक्स नहीं देते हैं, उसी को काला धन कहा जाता है। अब आप कहेंगे किस तरह का? आप समझिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स बचा रहे हैं। क्या बचा रहे हैं? जो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के हैं वो नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गवर्नमेंट ले ही लेती है, हालांकि कुछ जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बचाए जाते हैं। तो आप मैक्सिमम इसमें डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है, जब आप इन टैक्स, सीधी बात, टैक्स की चोरी जब होती है तो उस धन को क्या कहा जाता है? काला धन कहती है गवर्नमेंट। और ब्लैक मनी के लिए ये नोटबंदी हुई थी। हालांकि नोटबंदी के बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि ब्लैक मनी रुक गया, तो आपकी गलत फहमी है। अलग अलग न्यूज में आप देखते हैं, अभी इलेक्शन आएगा ना 2024 का, आपको कितने नेता लोग या कितने ऑफिसर लोग करोड़ों रुपए के साथ धरे जाएंगे। मतलब 4-4 दिन पैसे गिने जाएंगे और पैसे खत्म नहीं होंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने धीरे धीरे 2000 के नोट की सप्लाई, रुपीस की सप्लाई बंद की है। क्यों की है? क्योंकि 2000 रुपए के से आप बहुत ज्यादा मनी रख सकते हो। 4 नोट 500 की और 20 नोट 100 रुपए की और 2000 की एक नोट बराबर होती है। तो जितनी बड़ी करेंसी होती है, ब्लैक मनी स्टोर करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि सरकार ने नोटबंदी के बाद एक टाइम पे जब नोट लॉन्च की थी, तो ये इंडिकेशन दे दिए थे कि 2000 के नोट बहुत दिन तक इकोनॉमी में नहीं चलेंगे। उस टाइम इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अचानक नोटबंदी हुई थी, तो ये काम हुआ था। धीरे धीरे वो सारी नोटें 2000 की बैंक में, आपको पता है ना, सितंबर तक है शायद डेट, अभी अगस्त के बाद सितंबर तक, तो आप जमा करते रहिए और वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। 2000 के नोट जमा कीजिए, वो उसकी जगह 500 के नोट मिल जाएंगे। तो इससे पहले 1000 के नोट थे, 1000 के नोट बंद हो गए, 2000 के बंद हो गए, अब आपको 100, 500 है। तो इसका कहने का मतलब सरकार ये कहती है कि अगर छोटी नोट है, छोटा नोट है, 500 का नोट है, तो इसमें ब्लैक मनी आप कितना रखोगे? ब्लैक मनी का मतलब कैश होता है, अकाउंट में है तो ब्लैक हो ही नहीं सकता। बैंक की नज़र में आप आ गए तो धर लिए जाएंगे। तो जहाँ पे आप कैश की लेन देन करते हैं, जैसे आप बड़े बड़े पार्टी प्लॉट या जब किसी से ज़मीन लेते हैं या डीलर से मकान लेते हैं, तो जो बैंक से लोन कराते हैं, लेकिन जितना अमाउंट चाहता है मैक्सिमम डीलर की आप कैश में दे दें। कैश में दे देंगे तो उस पर उसको देना नहीं पड़ेगा, जीएसटी या अदर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। वो क्या कहता है, देखो कैश दोगे तो तुम्हें भी कुछ छूट मिलेगी, मुझे भी कुछ छूट मिलेगी, अदरवाइज फिर जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा। इस तरह के दबाव डालते हैं। हालांकि ये गलत है, लेकिन लगभग में सभी दुकानों से लेके हर जगह आप पाएंगे, जब भी आप इस तरह की पेमेंट करते हैं तो कई बार जैसे कार्ड वगैरह की पेमेंट पे भी वो कहते हैं कि आप कैश दे दीजिए, कार्ड पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, वो आपको पे करना है। तो ये सारी इश्यूज आते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है? ये तो था डिमांड की, जब आप मांग बढ़ा दें। अब मांग बढ़ाने के बाद अगर कॉस्ट, किसी की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा भाई? कॉस्ट, कहते हैं ना कि हमारी बेसिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, इस चीज़ को बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम आपको सस्ते में नहीं दे सकते सर इसके रॉ मटेरियल। जैसे खाने वाले ने 10 रुपये बढ़ा दिए खाने के प्रोडक्ट, तो आप पूछेंगे भैया 10 रुपये क्यों बढ़ा दिए? तो वो क्या कहेगा कि बेटा इसमें जो रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए आप रोल खाते हैं तो चीज़ रोल है, अनियन पड़ता है, वो मैदे का बना होता है, फिर आलू की टिक्की पड़ती है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स दे मिक्स डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ रोल्स दे आर मेकिंग। तो उस रोल में जो कुछ भी मिलाया जाता है, अगर उनकी बेसिक कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि वो उसका रॉ मटेरियल है, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो ये बताइए क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आपको उसी प्राइस में देगा? उसकी भी वो भी क्या करेगा? कीमतों को बढ़ाएगा। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा माल, जिस भी इंडस्ट्री का कच्चा माल जो है, जो यूज किया जाता है रॉ मटेरियल, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, एबीसीडी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो, सेकेंडरी सेक्टर की हो, टेरिटरी सेक्टर की हो, अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया तो उस चीज की कीमत में बढ़ जाएगा। लेबर कॉस्ट, भाई जो मजदूर है भाई वो भी तो कहेगा ना कि सर ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर साल 3-4-5%, 6%, 7% बढ़ रहा है इन्फ्लेशन, तो मेरी मजदूरी बढ़ा दो। मेरी मजदूरी क्या करो? इंक्रीज करो। पहले 300 पाता था पर डे का मजदूर, आज आपको 400 से 500 रुपये अगर पर डे देना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हो
कि मजदूरी बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई तो उससे बना जो चीज है प्रोडक्ट उसका भी रेट बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई चीज बन रही है मान लीजिए केरला में और बेचना उसे दिल्ली में है, तो सोच सकते हैं केरला से दिल्ली आने में ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, तो कोशिश की जाती है। देखिए कॉस्ट कटिंग जो बिजनेस पर्सन होता है ना, वो मतलब एक एक रुपए बचाता है। आप घर में 1-2 रुपए का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो एक एक रुपए पर यूनिट बचाएगा ना, तो भी उसका लाखों रुपए बचेगा, क्योंकि वो बल्क में क्वांटिटी क्रिएट कर रहा है। तो कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग में क्या है, सबसे पहले वो देखेगा कि कच्चा माल कहां से चीप वे में मिलेगा, वहां कुछ पैसा बचाएगा। लेबर स्किल्ड मिले प्लस उसकी मिनिमम वेजेस पे काम हो जाए, कम पैसे में स्किल्ड लेबर खोजेगा, मल्टी टैलेंटेड लेबर खोजेगा। आपको पता चलता है ना कि जब हायरिंग होती है तो कई बार आप सैलरी की डिमांड, अगर आपने अपनी सैलरी, आपको स्किल्ड है और आपके इक्वली स्किल्ड पर्सन आया और आपने सैलरी हाइक मांगी, तो दूसरे को अपॉइंट कर लेगा, कहेगा भाई सेम पैसे में ये काम कर रहा है, तुम में क्या स्पेशल है, काम तो वो भी वही करेगा। तो भाई मिनिमम वेजेस कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर बढ़ गई तो मिनिमम चार्जेस तो देने ही देने हैं। इसके बाद हाई टैक्स रेट, गवर्नमेंट भाई जीएसटी के अलावा भी बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट का तो काम यही है, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही ज्यादा लगाती है अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। तो हैवी टैक्स के रीजन से क्या होता है कि हाई टैक्स रेट के रीजन से भी क्या होती है, चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा इन्फ्लेशन ही हो, कई बार रूट कॉज है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा टर्की में क्या आया, अर्थक्वेक आया, ठीक है। अब टर्की की टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है। ऐसा माना जाता है कि टर्की या ईरान के आसपास से जो एसी में लगने वाला पाइप है वो वहां से बन के आता है, तो वहां से कॉस्ट कम होती है। वही जो मलेशिया से बन के आता है, इंडोनेशिया के आसपास से एसी का पाइप बन के आता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन टर्की में क्वेक के रीजन से या ईरान की टेंशन के रीजन से हमारे यहाँ ये मटेरियल सप्लाई बंद हो गया कुछ दिन के लिए, तो मलेशिया की पाइप्स आ गई। अब उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेंगे, तो जो शॉपकीपर है या जो एसी रिपेयर वाला है वो आपसे 200 रुपये बढ़ा के ले सकता है, 50 रुपये बढ़ा के ले सकता है। तो वो यही रीजन देगा कि भाई इस समय वॉर चल रहा है तो ये इशू है। ऐसे ही अगर आप कहें रशिया यूक्रेन वॉर से, तो रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा क्या हुआ भाई, रशिया यूक्रेन वॉर में ऐसा कहा गया कि रशिया ने इंडिया को ऑयल सस्ते में बेच दिया, इंडिया को ऑयल सस्ते में बेच दिया क्योंकि उसको पैसे की नीड थी। लेकिन यही अगर इंडिया का किसी से वॉर चलता और इंडिया को नीड होती तो ये महंगे में बेचता है, रशिया महंगे में बेचता, कहता तुम्हें नीड है तुम ज्यादा पैसा दो। तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह का है। हाई इंटरेस्ट रेट, भाई अगर ये जानिए कि कोई भी इंडस्ट्री जो है आजकल, इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री मैक्सिमम लोन पे चलती हैं, हैवी लोन पे चलती हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बैंक्स लोन्स देते हैं, हैवी लोन पे चलते हैं। आपको लगता है कि जो भी अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, टाटा ग्रुप्स हैं, इनकी अपनी नेटवर्थ होना अलग बात है कि टर्नओवर इतना है, नेटवर्थ इतना, मतलब इतने साल का कुल वो प्रोडक्शन करती हैं, गुड्स उगाती हैं, और प्रॉफिट में होना अलग बात है। बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात की जाए, आपने सुना होगा जोमैटो, हाँ, इसके अलावा आपने सुना होगा बायजूस, ये सारे स्टार्टअप्स के नाम आपने सुने होंगे, जुबान पे होंगे, आपको डेली मिलते रहते हैं। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर चला है, हर चौथा इंजीनियर आजकल स्टार्टअप करना चाहता है। कोई गलत बात नहीं है, स्टार्टअप नहीं करेंगे तो नई कंपनीज आएगी कैसे, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन स्टार्टअप में क्या होता है, हैवी लोन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है तो शेयर देते हैं, अदरवाइज क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। लोन पे इंटरेस्ट होता है, और आपको पता है जैसे कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, क्या लेते हैं, पर्सनल लोन का रेट इंटरेस्ट 13 से 17% तक वेरी करता है। इसी के साथ साथ होम लोन आपका 7 से 8% वेरी करता है, लेकिन होम लोन महंगा होता है। और होम लोन क्या होता है, फ्लैक्चुएटेड रेट पे होता है। क्या होता है, फ्लैक्चुएटेड रेट पे होता है। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, होम लोन बाजार नियमों पे डिपेंड करता है। अगर बाजार में गवर्नमेंट, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ाती है। बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट होते हैं जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो जब वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाती है तो रेट, होम लोन का रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होकर वो भी बढ़ जाएगा। तो जो होम लोन होता है वो फ्लक्चुएटिंग पे होता है, आपकी ईएमआई 1-2 साल अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके हैं। तो अलग अलग तरह के लोन पे हाई इंटरेस्ट होता है। तो जो अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये सारी क्या कर रही है, ये सारे के सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं बेटा, चीजों की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अगर कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो उस पर फिर वो प्रॉफिट ऐड करेगा।
प्रॉफिट ऐड करके वो मार्केट प्राइस पे बेचेगा। अब ये जो मार्केट प्राइस है ये अपने आप में बढ़ गया, ये मार्केट प्राइस क्या हो गया, अब अपने आप में बढ़ गया। तो जान लीजिए कि एक क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इन्फ्लेशन सुनने से नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कीमतों में वृद्धि, जो कीमतों में वृद्धि वाला कंसेप्ट है कि कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस, कीमतों में वृद्धि, ये कैसे होती है, क्या कारण है कि कीमत बढ़ जाती है और चीजें महंगी हो जाती हैं। ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता आपको इससे ज्यादा इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, क्या हाई टैक्स रेट है, क्या हाई इंटरेस्ट रेट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। ये तो अगर आप नॉर्मल बिजनेस आपके घर में भी चलता होगा ना, तो इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी। आप 12th पास हैं या 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, इतनी कैलकुलेशन, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, लगभग में हर बच्चे को आती है। तो चीजें आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। स्ट्रक्चरल कॉज, कभी कभी और क्या कॉज होते हैं भाई, स्ट्रक्चरल कॉज मतलब कहते हैं कि संरचना, जो भाई आप कह सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग बना रहा है तो उसका स्ट्रक्चर अगर गड़बड़ हो तो बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, राइट। तो स्ट्रक्चरल कॉज होते हैं कि भाई जो व्यवस्था है हमारी वो अगर सही नहीं है तो भी दिक्कत है। जैसे बैकवर्ड एग्रीकल्चर, कृषि का पिछड़ापन, आप कह सकते हैं कृषि में पिछड़ापन। अगर आप कृषि में पिछड़ापन है, कृषि में पिछड़ापन का मतलब क्या हुआ भाई, कृषि में अगर आप पिछड़ापन है तो आपकी प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक, ये मैंने सेक्टर्स पढ़ाए हैं तो याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी बहुत पीछे है। और आपको पता है कि तीनों सेक्टर्स होना चाहिए, विच इज अनेबल टू हेडलाइन फुलफिल पीपल्स डिमांड। तो भाई सीधी बात है कि लगभग में जितनी चीजें आप कंजप्शन करते हो, कंजप्शन स्पेशली फूड आइटम्स, क्या फूड आइटम्स, अब फूड आइटम्स डायरेक्टली डिपेंड किस पे होते हैं, एग्रीकल्चर पे होते हैं। सीधी बात है, या तो आपके यहाँ उगता है या तो आप बाहर से मंगाइए, बाहर से भी मंगाइए तो बाहर वो उगना चाहिए, बाहर उगना चाहिए। जैसे भी इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस सप्लायर है, प्रोड्यूसर तो चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, लेकिन सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। उसने बैन लगाया तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, राइस की कीमतें अचानक बढ़ गई, यूएसए से लेके पूरे यूरोप में। तो आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपका बैकवर्ड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में पिछड़ापन है, तो आप लोगों की फुलफिल नहीं कर पाओगे पीपल्स डिमांड, ठीक है। तो उसके रीजन से भी क्या होगा, जब डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, शॉर्टेज आएगा। क्या होगा, शॉर्टेज आएगा, मतलब क्या होगा, सप्लाई में कमी। सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई में कमी होगी। जब सप्लाई में कमी होगी तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी बेटा, कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ जाएंगे तो जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वही ले पाएंगे। ये और गरीब के लिए ये महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया कि उसकी कीमत इतनी नहीं है कि एक गरीब इंसान उसको अफोर्ड कर पाए। फिर इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी, अगर आप तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं, अगर आपकी तकनीकी पीछे है, अगर आप तकनीकी, देखिए भाई सीधी बात है, तकनीकी क्षेत्र में तो आप सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्टरी, थर्ड, जो दोनों इंडस्ट्री और इवन प्राइमरी इंडस्ट्री भी, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी से लेस नहीं, अगर आप आज ट्रैक्टर से खेती नहीं करते हैं, अगर आप आज HIV सीड्स यूज नहीं करते हैं, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम यूज नहीं करते हैं, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक अच्छी क्रॉप कट कर पाए। आज आपको साइंटिफिक मेथड पूरा अपनाना पड़ता है एक अच्छी क्रॉप कटिंग के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र तो लगभग में टेक्नोलॉजी पे चलता है, और इंडिया में तो चलिए अच्छी खासी ग्रो है। लेकिन एक जनरल कंसेप्ट में बात करें तो ये इशू है, अगर आप टेक्नोलॉजी से पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स, इसका मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब समझिए, बॉटल आपकी ऐसी होती है नीचे से, और इसकी नेक पतली होती है। इसकी नेक क्या होती है, काफी पतली होती है बॉटल्स की। इसका मतलब यहां बहुत ज्यादा स्पेस है, लेकिन मेन एंट्रेंस पे जब आप पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, यहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका प्रॉपर डेवलप नहीं है, मतलब एक ही जगह सेंटर्ड हो गया, ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आपने अर्बन एरिया को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया कि वहां पे भीड़ मच गई, पॉपुलेशन की भीड़ मच गई, और आपका रूरल एरिया अभी भी राह देख रहा है कि कब विकास हमारे यहाँ आएगा। विकास बाबू आप हमारे यहाँ कब आएंगे। यहाँ मैं किसी पार्टी पे कोई ताना नहीं मार रहा हूँ, ये जनरल कंसेप्ट है, ठीक है, इसको आप किसी भी पार्टी से रिलेट ना करें। तो रूरल एरिया, और रियलिटी भी है कि रूरल एरिया अभी भी विकास की राह पे है, कि कोई कंपनी आ जाए,
कोई टेक्नोलॉजी वाला आ जाए, कोई तो इन्वेस्ट करे, कोई हमें सिखा दे। हम शहर जाके भाग के कमाना नहीं चाहते हैं, शहर की गर्मी हमारी जान ले लेती है। यहाँ बड़े बड़े मकानों की बिल्डिंगों में फंसी हुई ये प्रदूषित हवा, घर से दूरी, ना ढंग से खाना ना पीना, रास्ते में वही ठेले का खाना, वही पराठे, वही छोले भटूरे से मम्मी के हाथ का खाना छूट जाना, बड़े से घर जाना ना जा पाना साल दो साल। क्यों? क्योंकि आप फंसे हैं एक अलग तरह की दुनिया में, एक अलग तरह की दुनियादारी की जो चीजें हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो क्या होता है, रूरल एरिया में विकास नहीं। अगर यही रूरल एरिया में विकास होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये सुविधा मैं अपने गांव पे इतनी बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की सुविधा पाता, तो शायद मैं वर्क फ्रॉम होम करता। वर्क फ्रॉम विलेज होता, वर्क फ्रॉम होम तो चलो भाई, वर्क फ्रॉम होम वर्ड ना सिटी में सूट करता है। वर्क फ्रॉम होम जो वर्ड है यहाँ कहाँ सूट करता है, सिटी में सूट करता है। जिस दिन ये रूरल एरिया में वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम विलेज हो गया ना, आई विल बी हैप्पी कि इंडिया की मतलब टेक्नोलॉजी टॉप की है। गांव में अभी भी नेटवर्क का इशू है, छत पे बैठ के पढ़ाओ दिन में, शाम में वो भी गायब हो जाता है। तो जिस दिन ये अच्छा हो गया कि वर्क फ्रॉम विलेज, तब मानिएगा कि इंडिया की, जब आप घर से बैठ के आज कह रहे हो कि आज गांव पे है, 2 महीने से गांव पे बैठ के काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, उसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनसफिशिएंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सीधी बात है, अगर आप अनाज उगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो भाई, अनाज आप क्या अच्छा उग रहा है। जैसे इंडिया में अनाज में गेहूं चावल खूब उगता है, लेकिन इंडिया के पास इसका स्टोरेज भी है। क्या है, बड़े बड़े स्टोरेज हैं। अगर आपके पास उगा के स्टोरेज नहीं है तो क्या भाई, चूहे खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, खराब हो जाएगा। अनाज आपका रखा हुआ खराब हो गया तो उससे कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें सड़ने वाली चीजें हैं। खराब हो गया तो उसका कुछ मिला नहीं। और पब्लिक हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है कि डिमांड तो हमेशा रहेगी, ऐसा थोड़ी है। सरकार बहुत सारे फ्री राशन भी बांटती है, मैं सरकार को अप्रिशिएट करूंगा इस मामले में, कोई भी सरकार रही हो। राशन कार्ड योजना एक बेहतरीन योजना मानी जाती है। तो हमारे यहाँ राशन तो गरीबों में फ्री में बांट दिया जाता है, ताकि उनको भी क्या हो कि भाई उनका भी पेट भर सके। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आप स्टोरेज है या उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं हो, तो जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है इंडिया में, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या है भाई, पीडीएस सिस्टम को ही तो आप कहते हो राशन कार्ड वाला। ये जो आप राशन कार्ड वर्ड यूज करते हो, राशन कार्ड, ये क्या है, एक तरह का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही तो है कि इंडिया के हर कोने में राशन बंटता है। और आजकल तो क्या चलता है, वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, आप कहोगे कि अगर मैं निरंजनपुर गांव का हूं तो मैं माधोपुर गांव में जाके नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरा राशन कार्ड निरंजनपुर का है। मैं दिल्ली में हूं, मैं नहीं ले सकता। मैं नोएडा में हूं, मैं नहीं ले सकता। मैं गाजियाबाद में हूं, नहीं ले सकता। गुजरात में हूं, नहीं ले सकता। लेकिन आप, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप इंडिया के किसी भी कोने में, आप इंडिया के किसी भी कोने में अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं वहां की राशन की दुकान से। बहुत ही है, आधार से जोड़ के जैसे भी किया गया है। ये कुछ बड़े अच्छे काम है। देखो यार, गरीबों का ध्यान देना, लोगों को पेट भर खाना मिले ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। होर्डिंग्स। होर्डिंग्स का मतलब आप समझते ही हैं। इसे एक तरह से आप कह सकते हो कि, मैं आपको ऐसे समझा दूं होर्डिंग का मतलब क्या होता है। होर्डिंग को एक सिंपल टर्म में अगर आप कहो तो इसे काला बाजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला बाजारी कहते हैं। काला बाजारी क्यों कहेंगे, समझ लीजिए। काला बाजारी इसे कहते हैं। काला बाजारी क्यों है भाई? अगर आपके पास कोई भी सामान है तो उसको बेचना है, आप दुकानदार है तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन आपको लगा कि भविष्य में ये क्या करते हैं, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, तो ये क्या करेंगे, इस जो मान लीजिए कि अनियन है, मान लीजिए अनियन है, प्याज है, अब ये डेली यूज की चीजें, ठीक है, प्याज है, ठीक है। अब इसको दुकानदारों ने स्टोरेज में होल्ड कर लिया, मार्केट में इसकी सप्लाई नहीं की, मार्केट में क्या की, सप्लाई कम कर दी। अब मार्केट में सप्लाई कम कर दी और इसकी मांग हमेशा बराबर रहती है। मांग इंडिया में सब अनियन की हमेशा बराबर रहती है, लगभग में हर तीसरी चीज में अनियन पड़ जाता है। तो क्या होगा, लोग इसकी मांग करेंगे, सप्लाई कम है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने का मतलब ही क्या हो गया, कीमतों में वृद्धि है। हाँ, प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट की जगह आप प्राइस यूज कीजिए तो प्राइस बढ़ गई। तो कीमतों में वृद्धि का मतलब ही यही है कि आपने क्या किया है, आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो अगर आप होल्ड कर लेते हो तो भी बढ़ जाती है, तो वो इन्फ्लेशन आ जाता है, काला बाजारी। हालांकि ये पूरी बैन है लेकिन करते हैं लोग। तो ये क्या करते हैं, इट क्रिएट शॉर्टेज ऑफ गुड्स विच आर्टिफिशियली रिड्यूस सप्लाई एंड क्रिएट स्कैरिटी। मार्केट में भारी कमी आ जाती है सामान की, और कमी के कारण
उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नेशनल डेप्ट, भाई देखिए नेशनल डेप्ट ये समझिए क्या है, राष्ट्रीय कर्ज। राष्ट्रीय कर्ज आपको, अगर मैंने फिर से कह रहा हूं कि फिजिकल पॉलिसी का वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं दिखा, 2 पार्ट में फिजिकल पॉलिसी है, 2 पार्ट में फिजिकल पॉलिसी है, और बहुत ही अच्छे से एक एक चीज समझाई गई है। गवर्नमेंट बजट केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, अपनी समझ के लिए भी पढ़ते हैं। इन सारे टॉपिक्स को रिलेट करने के लिए, जहां आ जाए वहां कैसे समझोगे कि आपको गवर्नमेंट पॉलिसी पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट बजट की पॉलिसी पता है, गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, अपना बजट कैसे बनाती है, अगर ये चीजें आपको पता हैं तो ये बड़ी ही बेहतरीन चीज मानी जाएगी आपके लिए। देखिए, इट इंक्रीज इन्फ्लेशन ड्यू टू द इंक्रीज इन टैक्सेस एंड एडिशनल प्रिंटिंग ऑफ मनी विच इंक्रीज मनी सप्लाई एंड लेस टू इन्फ्लेशन। समझिए क्या होता है, नेशनल पे अगर डेप्ट ज्यादा है, सरकार ने बाहर से बोरोइंग ज्यादा की है, क्या किया है, बोरोइंग ज्यादा कर लिया, कर्ज ज्यादा ले लिया, तो क्या होगा, उसको उस बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है। तो अब इंटरेस्ट के लिए उसके पास उसकी कमाई तो बढ़नी चाहिए। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि बोरोइंग्स कहीं कमाई नहीं होती। बोरोइंग्स आज ले लो, आने वाली सरकार को भरना पड़ेगा, लेकिन भरना तो पड़ेगा और विथ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो बोरोइंग्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वो टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या कर सकती है गवर्नमेंट, अब टैक्स बढ़ाने से क्या हो गया, पब्लिक के पास पैसा कम हो गया, पब्लिक के पास पैसा कम हो गया तो हाहाकार मचा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा प्रिंट कर दी मनी क्या कर दी, मनी की सप्लाई को लेने के लिए एक्स्ट्रा प्रिंटिंग कर दी। एक्स्ट्रा प्रिंटिंग भाई, केवल नोट छाप के आप महंगाई कम नहीं कर सकते या लोगों को अमीर नहीं बना सकते, क्योंकि आपको कंपीट करना है इंटरनेशनल मार्केट से। किससे कंप्लीट करना है, इंटरनेशनल मार्केट से। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपीट करना चाहते हो तो वहां पे जो डॉलर करेंसी है उसके कंपैरिजन में जो रुपीज है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही प्रिंट कर दोगे मनी तो इसकी वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी। कहीं मान लीजिए कल को $1 आपका 500 रुपीज के बराबर हो गया, तब तो बुरी हाल हो गई इंडिया की। अभी तो मान लो $1 80 से 82 रुपए जाता है, 80 से 82 रुपीज, ठीक है। वही हो गया, फिर वो इंडोनेशियन करेंसी की तरह हो जाएगा, बाली की करेंसी की तरह हो जाएगा। इंडोनेशिया में इंडिया का ₹1 कुछ रुपए, $1 तो 400-500 रुपए से ऊपर का हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि दिक्कत है। वहीं ओमान वगैरह की बात करो, ओमान है, जॉर्डन है, कुवैत है, इन सब की करेंसी देखो भाई, कुवैती दिनार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये मतलब अकेले, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 3 से 4 अमेरिकन डॉलर के इक्वल होता है एक कुवैती दिनार कम से कम। अब मान के चलो कि जॉर्डन की जो करेंसी है वो 280 रुपए होती है ₹1 की, इसमें थोड़ा बहुत भाई आगे पीछे होगा, अप्रॉक्स ये होती है। और ओमान की बात करें तो ये भी कुछ 260 से 270 रुपए के करीब में जाती है। तो आप समझ सकते हो, ऐसे कुवैत है, कुवैत तो मतलब 300 से 400 रुपए के करीब चला जाता है इंडिया के। तो आप समझ सकते हो 300-350 रुपए जाता है, तो इनकी करेंसी हायर है। तो इस तरह से इंडिया कभी भी ऐसा ना करे कि बहुत ज्यादा प्रिंट कर दे करेंसी, तो उससे कहीं भी इन्फ्लेशन रुकता उकता नहीं है, ये सीधी सी बात है। चलिए समझते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि कितने तरह का इन्फ्लेशन होते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग का मतलब आप कह सकते हो रेंगता हुआ, रेंगता हुआ। आप कहते नहीं हो कि रेंगते, क्रीपर्स हैं, वो रेंगने वाले कीड़े हैं, ऐसा कहा जाता है क्रीपर्स, तो वहां से। इट इज अ लो इन्फ्लेशन रेट ओवर और अ इन्वेस्टम लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम विच इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मैंने कहा क्या कि थोड़ा इन्फ्लेशन जरूरी है। अगर थोड़ा इन्फ्लेशन ना हो तो इसका मतलब बाजार में मंदी आ जाएगी, बाजार में तेजी नहीं रहेगी। अगर लोग कमाएंगे नहीं, लोग खर्च नहीं करेंगे, तो दूसरे सेक्टर डेवलप कैसे होंगे, दूसरे सेक्टर में पैसे कैसे जाएंगे, आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, दूसरे की सैलरी कैसे बढ़ेगी, ठीक है, देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी, जीडीपी कैसे ग्रो होगी। तो थोड़ा इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरा, क्रॉनिक इन्फ्लेशन, इफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर ये तो भाई छोटे पीरियड टाइम के लिए, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम के लिए क्रीपिंग, भाई अगर रेंगता हुआ बच्चा ही क्या करने लगता है, रेंगता हुआ बच्चा ही अपनी स्पीड को बढ़ाता है। भाई आज रेंग रहा है तो डेली रेंग रहा है तो क्या करेगा, स्पीड को फास्ट करेगा, और एक दिन क्या हो जाएगा, एक दिन खड़ा होके चलने लगेगा, खड़ा होके चलेगा। तो खड़ा होके जब वो चलेगा तो उसे क्या कहेंगे आप, वॉक कहेंगे। कहते भाई
आप ऐसे समझिए, एक छोटा बच्चा पहले केवल हाथ पैर ही लाता है, वो अपनी जगह से खिसक नहीं पाता। तो ग्रिपिंग, जब वो घुटनों पे चलने लगता है, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ बकैया चलना, या पैर और हाथ के पे चलने लगता है, तो आप उसे कह दीजिए क्रॉनिक इन्फ्लेशन। क्योंकि भाई बहुत लंबी तरह से हाथ पैर चला रहा था, तो उसे पता चल गया कि हाथ और पैरों को टिका के जमीन पे हम रेंग सकते हैं, हम चल सकते हैं। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज ऑफन रिलेट कॉल्ड क्रॉनिक और सेकुलर इन्फ्लेशन। तो इसे क्रॉनिक या आप सेकुलर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। तो क्रॉनिक इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं और सेकुलर इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। अब ये देखिए क्या था, ये आपका आप कह सकते हैं कि 1 से 2% रहा हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 से 3% में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ओके। वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, when prices rise by more than 3%, more than 3%, बस less than 10%, एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर अगर किसी चीज की, हमारी 100 रुपए की चीज थी, अगर वो 103 से 110 रुपए उसका रेट हो जाता है, 100 रुपए की चीज का अगर 103 से 110 रुपए के बीच का रेट होता है, एक साल के अंदर इतनी कीमत बढ़ती है, तो या पूरे जो कंट्री में जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उसे कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसे आप क्या कहेंगे, वॉक करने लगा है, मतलब अब डेंजर है। भाई बच्चा चलने लगे अच्छी बात है, बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट अगर भाई इंडिया में बात करें तो 5 से 6% अगर चलता हो तो ओके है। इंडिया में 5-6% है, 7-8 भी हो जाए, 10 के ऊपर चला गया तो फिर दिक्कत है, फिर महंगाई यार ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि हर चीजों में 10% का इन्फ्लेशन, आप ध्यान से देखें तो रोजमर्रा की चीजों में हजारों चीजें यूज करते हैं, सैकड़ों तो नॉर्मल इंसान करता है, जैसे जैसे आपकी इनकम है आप हजारों चीजें यूज करते हैं। हर चीज में अगर इन्फ्लेशन लग गया, हर चीज के रेट बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे। 10% का इन्फ्लेशन मजाक नहीं होता। 10% की कीमतों में वृद्धि महंगी चीजों में और बड़ा इंपैक्ट डालती है। जितनी बड़ी चीज आप खरीदने जाओगे उतना ही ज्यादा उसके रेट में डिफरेंट आएगा, समझ रहे हैं आप। तो इन्फ्लेशन आसान चीज नहीं होती, ठीक है। 3 से 10% है, कोशिश की जानी चाहिए, हर कंट्री चाहती है कि उनके यहाँ इन्फ्लेशन यही रहे और 3 से 5 के बीच में रहे। तो वो सरकार मतलब कहती है अरे कोई बात नहीं, इसको हम घटा देंगे, या ये वो कह के कह सकती है। गैलोपिंग और जंपिंग, भाई एक तो चल रहा था, अब वो कूद रहा है, कह रहा ना हमको मजा नहीं आ रहा है, हमको कूदने में। बच्चा जब चलने लगता है धीरे धीरे वो कूदता रहता है, घर में उछलता कूदता रहता है, उसको कहता है कि भाई कूदने में जो मजा है वो कहीं और नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि फिर सर ये अपने आप में जंपिंग इन्फ्लेशन हो जाता है। तो अगर आप बात करें करंट टाइम में, तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है 2022 का, उसे मैं कहूं तो 2021 6.70, मैंने कहा ना 6 से 7%, तो 6.70% है। मतलब आप समझ लो लगभग में 6.5 या 7% पकड़ लो, ये इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 2022-23 के बीच का है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में आ गया, मतलब इंडिया में महंगाई बढ़ी और ये हम सभी महसूस कर रहे हैं कि चीजें हद से ज्यादा महंगी हो रही हैं। अगर हम क्रॉनिक इन्फ्लेशन में रहते, और यही क्रॉनिक इन्फ्लेशन, देखिए सीधी बात है, पहले वो लो रहेगा, लंबे टाइम तक हुआ तो क्रीपिंग 1 से 2%, 2 से 3% हुआ तो क्रॉनिक, तब तक तो ठीक है, इतना इन्फ्लेशन तो माना जाता है बेटर। 1 से 2 से 3% तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप 6 to 7 में आते हैं, फिर इनकम बढ़ना वगैरह मैटर नहीं करता। आपकी सैलरी में अरे मैं बताता हूँ आपको यार, ध्यान से देखो, अगर आप, मैं कुछ सेक्टर जॉब की बताता हूँ, जॉब्स में किस तरह से हाइक दी जाती है। अगर आप इंडिया के किसी स्कूल में हो, अच्छे से अच्छे या नॉर्मल स्कूल में हो, तो वहां अगर कम सैलरी है, आपकी सैलरी कम है तो 10% का हाइक, सैलरी ज्यादा है, ठीक ठाक स्कूल देने वाला है तो 5 से 6% का हाइक देता है। अब सोचिए 5 से 6-7% बहुत होगा, 8% ये मैक्सिमम होता है। 8% का अगर आपको हाइक मिल रहा है और आपकी इन्फ्लेशन रेट ही 7% है, तो सैलरी नहीं बढ़ेगी तो काम कैसे चलेगा। चलिए, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये क्या है, थोड़े से ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको क्या होता है, हाइक मिल भी जाती है जॉब में। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे नॉर्मल मजदूर है, रिक्शा वाला है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें कौन सी हाइक है भाई, उसमें तो वो खुद रेट तय करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं, शॉर्टेज है जॉब का तो वो भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात आप। तो ये दिक्कत है। तो ये क्या होगा कि अनऑर्गेनाइज है या ऑर्गेनाइज है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से सैलरी की इंक्रीमेंट जो आपकी लगती है, हाँ भाई आईटी सेक्टर वगैरह में कोविड में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ 20 से 30% का। आप देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप जॉब छोड़ते हैं तो बेसिकली माना जाता है कि पिछली सैलरी से 30% का हाइक मिलना चाहिए।
मिले या ना मिले डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है। अगर आपके ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटी 10 बहुत ज़्यादा है तो आप 30% से नीचे नहीं मानेंगे, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो आपको 5% का मिले या सेम सैलरी पे मिले, कई बार ऐसा हो जाता है, किस्मत है, मार्केट की सिचुएशन है, इस तरह से जॉब्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, गैलोपिंग और जंपिंग इन्फ्लेशन क्या है? रैपिडली एंड क्रॉस डबल डिजिट। अगर यही 12 से 13% आ गए तो आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो डबल डिजिट में इन्फ्लेशन अगर चला गया तो बड़ी मुश्किल है। जैसे सबसे ज्यादा वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, सूडान में है। ये देखिए, ये सारे सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में तो भाई 500 से ऊपर है इन्फ्लेशन रेट। वेनेजुएला की हालत 500 क्या, उसको ऐसा बोला गया 9586%। मतलब आप समझ सकते हो, इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब करेंसी की वैल्यू खत्म। इसी तरह से जिम्बाब्वे का भी हाल है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीमें खेलने आती होती रहती है। तो देखिए, अब वॉक करके क्या करेंगे? आप रनिंग करेंगे। डबल डिजिट में अगर गए, अगर आप 11 से 12% में आ गए तो आप रनिंग में हैं। और रैपिड एक्सेलरेशन इन द रेट of rising prices refer to a running inflation exists when the price rise is more than 10% annum known running inflation occurs। तो आपने क्या देखा कि भाई 10% वॉकिंग में क्या था, 3 से 10 के बीच में, 10 प्लस। अब ये 12 13 जो भी चले जाए, डबल डिजिट में चले गए तो आप किस में है? आप सीधे डबल डिजिट में 99 तक जाइए, आपकी प्रॉब्लम है। यहां तक अगर आप जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर आप रनिंग में हैं। ठीक है, आप ईरान की देखिए, यूथोपिया की देखिए, लिबिया की देखिए, सूडान की देखिए। सूडान में तो बहुत बुरी हाल है, अर्जेंटीना वगैरह की। ईरान में भी आप कहेंगे कि ईरान में भी इन्फ्लेशन रेट 21% तक का है। बल्कि ईरान एक ठीक ठाक कंट्री है। ऑयल और नेचुरल रिसर्व के बारे में इंडिया को नेचुरल गैस का सप्लाई, ऑयल का सप्लाई ईरान से होता रहता है। तो एक ठीक ठाक कंट्री है ईरान, इकोनॉमी ठीक ठाक है उसकी। वेनेजुएला में ये एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट कंट्री है और यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा तेल का प्रोडक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा ऑयल पाया जाता है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद भी उसकी वो हाल है। ठीक है, और आता है हाइपर इन्फ्लेशन में आपकी जो मनी है, आपकी जो करेंसी है, सीधी बात, आपकी जो करेंसी है, इसकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, कहां पे? इंटरनेशनल मार्केट में पूरी डाउन चली जाती है। क्या होती है? पूरी डाउन चली जाती है। मतलब जिस दिन 1 रुपए की वैल्यू, जैसे कि जिस दिन $1 की वैल्यू इंडिया की 1000, 2000 या 3000 रुपए के करीब होने लगी, समझ लेना हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है। अभी तो आप क्रीपिंग में हो, ठीक है, वॉकिंग में हो। अभी हम क्या है? हम वॉकिंग में चल रहे हैं। इट रेफर्स टू ए वेरी हाई इन्फ्लेशन rate. In this situation, not only does the price deflate increase, but the rate of increment in the prices also is very high, aggregated high। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है भाई कि केवल इन्फ्लेशन रेट में जो रेट होता है, सीधी बात है, बहुत ज्यादा हो जाता है, 100 200। अब जैसे वेनेजुएला को मैंने बोला 5000 समथिंग करके है। ये परसेंटेज आज सुन के आपका दिमाग घूम गया होगा। फिर तो आप कहोगे इंडिया बहुत अच्छी है, ईरान वगैरह से, लिबिया वगैरह से। तो जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी, हालांकि सभी इकोनॉमी में समस्या है, इन्फ्लेशन से सभी जूझते हैं। ऐसी दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है, चाहे डेवलप्ड कंट्री की उठा लो, इंग्लैंड की भी थोड़ी बहुत बुरी हाल है, अमेरिका में कितने सारे बैंक क्लोज हो गए हैं। ये कभी ना समझे कि क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है ना, इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स कभी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। इकोनॉमिक्स आपके कंट्रोल में नहीं है। किस तरह की पॉपुलेशन है, लोगों की इच्छाएं कैसी हैं, फैशन का दौर कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है। कहीं 2 कंट्री में वॉर होगी दुनिया के किसी भी कोने में, अगर वो कहीं नेचुरल रिसोर्स की, जैसे रशिया यूक्रेन की बात की जाए तो इसमें क्या है, यूक्रेन हो या रशिया हो, यूक्रेन में अच्छा खासा वीट प्रोड्यूस होता था। ठीक है, रशिया ऑयल और गैस रिजर्व इसके पास इतना ज्यादा है कि मत पूछो। तो पूरे यूरोप को गैस सप्लाई, नेचुरल गैस सप्लाई करने वाला रशिया।
अब जब रशिया के ऊपर बैन लगा दिया तो यूरोप की हालत खराब है, ठंडी आ रही है, ठंडी में यूरोप सिकुड़ता है। रशिया है जो पूरे यूरोप को ठंडियों में गर्म रखता है अपने नेचुरल गैस के सप्लाई से। अगर ये सप्लाई नहीं जा रही है तो इस पर अलग जगह से पहले तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत महंगा है। ईरान भी रशिया का सपोर्टर है और एक नेचुरल गैस का बड़ा सप्लायर है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह से अगर आप पाओगे तो ये जो रशिया और ईरान वगैरह हैं, जब या किसी भी कंट्री पे इंडिया का किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो किसी भी कंट्री से, चाइना से, पाकिस्तान से, एनी अदर कंट्री से, तो इंडिया आप कह सकते हो कि फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बेचता है, हमारे यहाँ ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी सप्लाई वर्ल्ड में रुक जाएगी। तो उसमें डिपेंडेंसी जिसकी है उस वर्ल्ड की हालत खराब हो जाएगी, वहाँ इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी दो कंट्री लड़ती हैं तो इन्फ्लेशन उसका इफेक्ट आता है। तो इकोनॉमिक्स आपके हाथ पे नहीं है, दुनिया में शांति बनी रहे ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि दुनिया में कोई लड़े मड़े और आपका बहुत अच्छा काम है, तो नहीं, उसका इम्पैक्ट घूम फिर के आना है, क्योंकि दुनिया भी अपने आप में एक फैमिली है। तो फैमिली है तो फैमिली में लड़ाई होगी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपके पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो मान लीजिए कि आपके घर की भी शांति भंग होने वाली है, कम से कम उसकी आवाज आएगी, बच्चों पे उसका असर पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है भाई? ये मेजरमेंट करता है टोटल इन्फ्लेशन। इट इंक्लूड्स प्राइस राइज इन द फूड, फ्यूल एंड अदर कमोडिटीज विच often experience inflationary spike. Hence, headline inflation may not present an accurate picture of economy's inflation trend. देखो यार, हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जो बहुत ही जरूरी गुड्स हैं, उनके रेट के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में बात करता है। जैसे अगर आप बात करें इंडिया में, तो जब भी आप देखते हैं तो अब जैसे टमाटर का जो केस चल रहा है, टमाटर एक तरह का वेजिटेबल है, एक सब्जी है। सब्जी है कि नहीं, इसको फल के श्रेणी में लेते हैं अगर मैं सही हूं तो। अब भाई इस पर डिस्प्यूट मत करिएगा कि वो सब्जी है फल है, मतलब जो भी है, खाद्य पदार्थ है, एक तरह का क्या है, खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, खाया जाता है इसको। ठीक है, अब इसका रेट बढ़ गया तो इस पर बहुत सारी डिमांड है, हो सकता है कई चीजों का रेट गिरा भी हो, लेकिन उस पर नहीं। तो जब जैसे फूड, खाने की चीजें हो गई, फ्यूल, भाई इंडिया में ईंधन जो है, जैसे डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, गैस, क्या है, गैस, पेट्रोल, डीजल, इन सब का जब रेट बढ़ता है, जैसे भाई पेट्रोल और डीजल जब बढ़ के आजकल 90+ रुपीज में हो गए, ठीक है, 100 रुपए तक पहुंच गया था, 100 से ऊपर भी पहुंच गया था इनकी कीमतें। तो ये जो पैसे बढ़े तो इसमें बहुत बवाल चला, कोई सरकार को गाली दे रहा है, कोई सरकार को प्रेस कर रहा है, सबका अलग अलग मत है। तो इन सारी चीजों को हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब, जब इन्हीं चीजों के इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाती है कि एक साल में इनकी कीमतों में कितना मुनाफा आया, इनकी कीमतें कितनी बढ़ी, क्योंकि ये जनता के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखा जाता है। इसके अलावा भी हजार चीजें हैं जिसपे हेडलाइन इन्फ्लेशन बात नहीं करता, ये ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करता है। तो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट से किसी भी कंट्री की एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन क्योंकि टाइप्स में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हेडलाइन नाम से ही पता चल जाता है कि जो चीजें ज्यादा हाईलाइट रहे, हेडलाइंस में रहे, अक्सर उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में चर्चा की जाए, उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या है? Core inflation is used to denote the extent of inflation in an economy. However, it does not consider the inflation of food and fuel. तो अब फूड और फ्यूल को, मतलब हेडलाइन की चीजों को छोड़ के जो कैलकुलेट करती है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। बस ये नॉर्मल फर्क है। तो आप कहोगे हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स, वाई प्राइमरी हो, प्राइमरी कंपोनेंट्स हो, चाहे वो फ्यूल हो, फूड हो, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स हो, वाई कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड कर देता है। भाई फूड और फ्यूल को निकाल दो, सीधी बात है। तो कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन प्राइमरी प्लस फ्यूल प्लस फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो कोर में क्या आएगा? प्राइमरी प्लस फ्यूल प्लस फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको सीधी बात क्या करना है कि आपको, अगर आपको कोर इन्फ्लेशन देखना है तो इसमें क्या ऐड करेंगे? प्राइमरी चीजें जितनी भी है हमारी लाइफ की प्लस फ्यूल जोड़ कर लीजिए। ठीक है, तो आप फूड और फ्यूल आइटम्स को हटा दीजिए तो आप कहेंगे कि सर कोर इन है। ओके, चलिए अब बात आती है इंपॉर्टेंस टर्म ऑफ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से रिलेटेड डिफ्लेशन होता है। क्या होता है डिफ्लेशन? अ जनरल डिक्लाइन इन द प्राइसेस। जब प्राइसेस गिरती हैं, आप मंदी का दौर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब मंदी आती है,
मंदी का दौर आता है इन प्राइसेस ऑफन कॉज्ड बाय रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी, जब पैसे की कमी होती है या क्रेडिट का मतलब लोन मिलना कम हो जाए, उधार मिलना कम हो जाए। इट कैन बी ऑल्सो कॉज्ड बाय ए डिक्रीज इन द गवर्नमेंट और पर्सनल स्पेंडिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी से ये बहुत ज्यादा रिलेट करती है। अगर गवर्नमेंट ने बाहर से पैसा उठा के मार्केट में डालना कम कर दिया, या पर्सनल स्पेंडिंग लोगों ने कम कर दी, लोगों ने अपने खर्च कम कर दिए, लोगों ने क्या कर दिया, अपने खर्च कम कर दिए, इन सभी केस में क्या होगा, इन सभी केस में डिफ्लेशन आती है, मंदी आती है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, When you have a slow economy with high inflation rate, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है लेकिन महंगाई कीमतें बढ़ रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है तो थोड़ा बहुत रोजगार तो मिलना चाहिए। स्टैगफ्लेशन इज यूजुअली कॉज्ड व्हेन द इकोनॉमी डज नॉट ग्रो एंड प्राइसेस कंटिन्यू। आपका आर्थिक विकास नहीं हो रहा, सीधी बात है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा, आर्थिक विकास ना के बराबर है और कीमतों में वृद्धि लगातार है, कीमतें बढ़ती जाएं, बस इतना जानिए। स्टैगफ्लेशन में आर्थिक विकास नहीं होता और कीमतें बढ़ती जाती है। इन्फ्लेटरी गैप क्या है भाई, इन्फ्लेटरी गैप को अगर आपको मैं सही शब्दों में समझाऊं तो लिखा है इन्फ्लेटरी गैप इज द गैप बिटवीन एन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट रियल जीडीपी, मैंने आपको समझाया था रियल जीडीपी क्या होती है, ओके। इन अदर वर्ड्स द इन्फ्लेटरी गैप refers to the difference that between the actual gross domestic product GDP and the GDP would exist if the economy were full employment, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी कब होती है, जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहता है कि जो रियल जीडीपी है, क्या है, रियल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, जो पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी मैंने आपको पढ़ा दी है, रियल जीडीपी क्या होती है और पोटेंशियल जीडीपी के बीच का जो गैप है, क्योंकि पोटेंशियल जीडीपी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है जो पॉसिबल है, लेकिन एक सोची हुई है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होती तो क्या होती, उसके बीच को इन्फ्लेटरी गैप कहते हैं। तो आपको यह जान लेना है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेटरी गैप आपने देख लिया, ठीक है, डिफ्लेशन गैप हो गया। चलिए, इन्फ्लेशन टैक्सेस क्या होते हैं, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज होल्डर्स ऑफ कैश and other high liquidity investment tend to see their holdings decline even value over the time due to the effects of inflation। इसको मैं आसान शब्दों में समझाता हूं, समझिए आसान शब्दों में ये क्या है, सीधी बात। चलिए, आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, ठीक है, या आज आपके जेब में घर पे कैश के टर्म में 2 लाख रुपए, कोई बात नहीं। आज इस 1 लाख की और 2 लाख की वैल्यू आज 1 लाख और 2 लाख ही है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है 5 से 6%, या मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 10% के पार हो जाए। आपने 1 लाख अकाउंट में आज भी रखा, कैश आज भी 2 लाख रुपए रखा। मान लीजिए एक कार है जो उस टाइम 1 लाख की मिल रही थी, या बाइक, मान लीजिए वो एक बाइक है जो उस टाइम 1 लाख की मिल रही थी और एक कार है जो 2 लाख की मिल रही थी उस टाइम, मान लीजिए 2023 में। अगले साल इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया और 2024 में अब कार का रेट बढ़ गया 2 लाख से 10% बढ़ा दीजिए तो 2,20,000 हो गया, कुछ ऐसा, और बाइक का रेट 1,10,000 हो गया। अब बताइए क्या इस 1 लाख में अपनी बाइक या 2 लाख में अपनी कार ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा लेकिन पैसे की वैल्यू तो बढ़ी नहीं, पैसे की वैल्यू गिर गई, क्योंकि पहले 1 लाख में वो बाइक मिल रही थी, अब आप वो नहीं ले सकते, इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू गिरी है। तो जब इन्फ्लेशन रेट हाई होता है तो जो आपकी जमा पूंजी होती है, जो आप होल्ड करके रखते हो ना, उसकी वैल्यू गिर जाती है। इसलिए कहा जाता है पैसे को जमा ना करके इन्वेस्ट करें, पैसे को जमा ना करके इन्वेस्ट करना सीखे, पैसे से पैसा कमाना सीखे। अगर पैसा आप जमा करके रखते हो तो उस पैसे की वैल्यू गिरती है। इन्फ्लेशन है मार्केट में, हमेशा महंगाई है, महंगाई दर बढ़ रही है, तो भाई आप पैसा जमा करके रखेंगे तो वो पैसा, जैसे आज आपके पास 40 लाख रुपए है, आज जो चीज आप 40 लाख में ले सकते हैं, अगर आप उससे एक लैंड ले लें तो लैंड की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। गोल्ड ले लें, गोल्ड की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन ये 40 लाख आज के 10 साल बाद रियलिटी में वो 40 लाख की जमीन कितने की होगी? अब 60 लाख की होगी। मतलब आपकी 40 लाख की वैल्यू तो गिर गई। इसी को कहते हैं क्या? इन्फ्लेशन
टैक्स या गिरने का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेशन एंड स्क्यूफ्लेशन। तो चलिए ये लास्ट स्लाइड है और इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होगा। तो इसमें समझिए क्या होता है रिफ्लेशन। क्या है रिफ्लेशन? इज अ सिचुएशन डेलिबरेटली इंड्यूस्ड टू रिड्यूस द गवर्नमेंट स्टिमुलस अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेट्स अ डिमांड। तो रिफ्लेशन में भाई गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है, उसके रेट को कंट्रोल करती है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? It occurs when the prices of few commodities rise while the price of other commodity remain unchanged। जैसे कि मान लीजिए कुछ सामानों का कीमत बढ़ जाए, कुछ सामान की कीमत बढ़ जाए, अदर चीजें कीमत बढ़ जाए। सीधे याद रखिए कुछ सामानों की कीमत बढ़े बाकी अदर चीजें नॉर्मल रहें, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में फूड प्राइसेस मे राइज ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अनियन। अब भाई जिस जिस चीज में अनियन पड़ता है, अगर अनियन का रेट बढ़ गया तो उसका रेट 2 से 3 रुपए बढ़ गया, ठीक है, बाकी अदर चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। वेयर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी रिमेन सेम, इसी को कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन है, याद रखिएगा। Disinflation, बस सीधी बात जानिए, it is the slower rate of inflation which means that there is a still rise in the price but overall rate is slow। This is simply slowing rate of inflation। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ही स्लो रेट से बढ़ता है, बहुत ही धीमे धीमे रेट से बढ़ता है, तो उसे डिसइन्फ्लेशन भी कहते हैं। जैसे इफ द इन्फ्लेशन रेट इन द ईयर 2016, 17, 18, 19 आर 10%, 8%, 6%, 4%, मतलब क्या है इन्फ्लेशन का रेट गिरता जा रहा है, तो रिस्पेक्टिवली देन इट शोज द डिसइन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन में गिरावट है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन टॉपिक आपका ओवर होता है। इसके बाद से आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कॉजेस, किसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही अच्छे से वीडियो में समझा दिया गया है आप सभी को, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और नया सीखते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।